Goal, nation's leading institute. Students, today we are here to discuss the solution of spot test 14 held on 23rd of April 2025. Let's start our discussion. Now the first question is, the ranges and heights for two projectiles projected with the same initial velocity at angles 30 degree and 60 degree with the horizontal are r1 r2 and h1 h2 respectively. Choose the correct option. अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो दे रखा है आपको, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया। थीटा 1 की बात करें तो ये दे रखा है आपको 30 डिग्री और थीटा 2 की बात करें तो ये दे रखा है आपको 60 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल का सम की बात करें तो ये बना 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। अगर थीटा 1 को थीटा लेते तो थीटा 2 जगह 90 माइनस थीटा, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तब उस केस में जो रेंज होता है वो क्या होता है, सेम। तो r1 विल बी इक्वल टू r2, यानी कि जहाँ पे रेंज दोनों सेम होगा वो ऑप्शन इधर 3 होगा, इधर 4 होगा। फर्स्ट एंड सेकंड तो यहाँ पे गलत हो गया। और अगर यहाँ मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट जो होता है वो लिखते हैं हम लोग u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। इट मीन्स मैक्सिमम जो हाइट है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। अगर यहाँ पे चूंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग दे रखा है तो दोनों हाइट का रेशियो पता कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 30 डिग्री का स्क्वायर, सेकंड केस में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री दे रखा का उसका स्क्वायर। साइन 30 1/2 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/4 और ये √3/2 का उसका स्क्वायर तो लिखेंगे 1/4, ये हो जाएगा 3/4। यानी कि यहाँ से जो h2 आया वो 3 टाइम्स ऑफ h1 के आ गया। इट मीन्स जो 3 टाइम्स ऑफ h1, इट मीन्स h2 h1 से बड़ा होगा। तो ऑप्शन दिखा हम लोग को 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंट्रिंसिक सिलिकॉन बिकम्स पी टाइप इफ इट इज डोप्ड विद। देखिए अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से किसी भी प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में अगर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते तो वो बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी सच एज एल्युमिनियम है या बोरॉन है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिखा हम लोगों को कौन सा, बोरॉन। ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg rolls without slipping. Rolls without slipping, it means V बराबर r omega violet on a plane horizontal surface with its center moving at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड. Its kinetic energy, यानी कि एक यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये रोल कर रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ मास ये रोटेट करता हुआ। तो V बराबर r ओमेगा यहाँ पर वैलिड फर्स्ट पार्ट यहाँ पे। तो इसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखे विल बी सम ऑफ ट्रांसलेशनल और प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ट्रांसलेशनल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर और ये मिलेगा हाफ ऑफ आई ऑफ ओमेगा स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जानते हैं, आई को लिख सकते हैं हम लोग mk स्क्वायर जहाँ पे के रेडियस ऑफ गाइरेशन है, एंड v इक्वल टू होता है r ओमेगा, यानी ओमेगा को लिख सकते हैं v/r के बराबर। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं तो डायरेक्ट एक फार्मूला यूज करते हैं हम लोग टोटल के लिए, दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। और k स्क्वायर बाई r स्क्वायर की बात करें तो ये यहाँ पे सॉलिड स्फीयर दे रखा है और सॉलिड स्फीयर के केस में इसी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 ऑफ mr स्क्वायर। तो m से m कट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही m से m कट हो गया तो k स्क्वायर बाई r स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2/5। तो यानी कि आप लिख सकते हैं इसको हाफ ऑफ mv स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2/5, जो कि यहाँ से मिला 7/5 और यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 2 से तो आ गया 7/10 ऑफ mv स्क्वायर। सारी वैल्यूज दे रखा है तो इसको पुट किए 7/10। मास दे रखा है आपको यहाँ पे 2 kg और स्पीड दे रखा है यहाँ पे आपको 10 × 10, चूँकि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर मीटर पर सेकंड है, स्क्वायर था उसका, तो ये वैल्यू आ गया। तो ये मिला आपको वैल्यू आ गया 140 जूल के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट
स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इमिट कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेक्ट्रम। देखिए अगर यहाँ पे इमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम की बात है तो इसका मतलब यह है यहाँ पे वेवलेंथ की बात हो रही है। अगर वेवलेंथ की बात हुई तो यही स्पेक्ट्रम बनने के लिए यहाँ पे एक्चुअल में एक कलर के बारे में डिफाइन करेगा। तो कोई भी एटम ऑफ ईच एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल होता है, और जब स्टेबल एटम एक्साइटेड होकर इसका एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो क्या होता है कि वहाँ से लाइट इमिट होता है डिफरेंट वेवलेंथ का, जो कि फॉर्म करता है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट्स द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स इन अ सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट। ये भी हम लोग जानते हैं जो सेकंड पोस्टुलेट्स होता है, तो MVR मस्ट बी इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी H अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, जहाँ पे H क्या है प्लैंक कांस्टेंट। तो सेकंड भी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मेटल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये हम लोग जानते हैं कि तो इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एटॉमिक मास से। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, तो जहाँ पे A और B होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट लेंथ वर्सेज स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी स्क्वायर ग्राफ फॉर अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर हम लोग बात करें तो टाइम पीरियड ऑफ SHM करता हुआ सिंपल पेंडुलम का टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, स्क्वायरिंग कर दे तो टी स्क्वायर प्रपोर्शनल दिखा L के, और यहाँ पे ग्राफ पूछ रहा टी स्क्वायर और L के, तो प्रपोर्शनल साइन दिखा, तो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, focal length of objective and eyepiece of telescope are 200 cm 4 cm respectively. What is the length of the telescope for normal adjustment mode? तो normal adjustment mode में दोनों के सम के बराबर होता है length of the tube, that is FO plus FE, और FO दे रखा है आपको 200 और FE आपको दे रखा है 4, तो आ जाएगा 204 सेंटीमीटर के बराबर, तो ऑप्शन दिखा आपको सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैच द लिस्ट, लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखा। आइसोथर्मल प्रोसेस, फर्स्ट अगर बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट केस में बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट तो चेंज इन टेम्परेचर क्या मिलेगा 0, और डेल्टा यू जो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो NCV इंटू डेल्टा टी 0, तो ये भी क्या हो गया 0। इट मीन्स इनिशियल इंटरनल एनर्जी फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम होगा, देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो ए का होना चाहिए सेकंड। तो ए का सेकंड आपको दिखा या तो ऑप्शन फर्स्ट में या तो ऑप्शन थर्ड में, यानी कि सेकंड और फोर्थ यहाँ पे रॉन्ग हो गया। अब एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं सेकंड वाले केस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q क्या होता है 0, अगर Q 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U यहाँ पे आ गया माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन के बराबर। वर्क डन बाई द गैस की अगर बात की जाए तो वर्क डन बाई द गैस क्या होता है पॉजिटिव, यानी ये टर्म हो गया पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस साइन से होने की वजह से हो गया नेगेटिव, यानी इंटरनल एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज होगा अगर वर्क डन बाय द गैस यहाँ पे किया जाए। तो एडियाबैटिक के लिए दिखा बी का ऑप्शन फर्स्ट, तो बी का ऑप्शन फर्स्ट यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है। सेकंड की बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में, थर्ड वाले में आ गए। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या मिलेगा 0, और वर्क डन की बात करें तो वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा वी, ये आ गया 0, तो देयर इज नो वर्क डन ऑन और बाय द गैस, तो सी का दिखा हम लोगों को फोर्थ ऑप्शन, तो सी का होना चाहिए फोर्थ, यहाँ थर्ड था, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर सकते हैं ऑप्शन 3। आइसोबारिक की बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट सप्लाई किया जाता है एट अ कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो ये डेल्टा यू प्लस वर्क डन के बराबर होगा। हीट एब्जॉर्ब्ड गोज पार्टली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली टू डू द वर्क, तो डी का दिखेगा आपको 3, तो ऑप्शन आपके पास आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर 4 लॉजिक गेट्स आर शोन, दे रखा है यहाँ पे, पूछ रहा है आपसे एंड फिर नैंड फिर नॉट, तो एंड के लिए जानते हैं हम लोग सेकंड होता है, नैंड के लिए दिखा हम लोग को फोर्थ, नॉट के लिए लिखा थर्ड, तो सेकंड फोर्थ थर्ड, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर अगेन बात आ गई आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हुई तो टेम्परेचर अगेन हो गया कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया यहाँ पे 0 के बराबर। चेंज इन टेम्परेचर 0 हुआ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगेन NCV इंटू डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर 0 तो देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, यू इनिशियल बराबर यू फाइनल। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल नॉट चेंज, तो सी यहाँ पे करेक्ट है। बाकी यहाँ पे ये दोनों रॉन्ग हो गए क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज की बात कर रहा है। गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, यहाँ पे बात कर रहा है गैस विल डू पॉजिटिव वर्क। तो आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास में, तो डेल्टा यू क्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस वर्क डन के बराबर, और डेल्टा यू इस केस में हो गया 0 प्लस वर्क डन के बराबर। तो यानी हीट सप्लाइड आ गया वर्क डन के बराबर, और आपको दिया गया हीट इज गिवन टू एन आइडियल गैस, हीट सप्लाइड होता है पॉजिटिव, और तो यहाँ पे वर्क डन भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव हो गया तो द गैस विल डू पॉजिटिव वर्क, तो सी और डी यहाँ पे हो गया करेक्ट, ये हो गया यहाँ पे रॉन्ग, जहाँ पे सी एंड डी वो ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ electric field and magnetic field are the electric and magnetic field vectors of electromagnetic waves, then the direction of propagation of electromagnetic waves is along the direction of, from pointing vector से हम लोग जानते हैं pointing vector जो direction of propagation of electromagnetic wave को represent करता है, जिसको देते हैं हम लोग, जिसके direction को define कर दें with the help of E क्रॉस B, electric field vector और magnetic field vector का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो बताता है डायरेक्शन, तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पावर ऑफ ए बॉडी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग वेयर F फोर्स V वेलोसिटी। तो जानते हैं हम लोग पावर बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी, तो पावर विल बी इक्वल टू F डॉट V फोर्स डॉट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, जो F V cos थीटा भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए इफ अगर थीटा इन दोनों के बीच में 0 डिग्री हो जाए तो पावर विल बी इक्वल टू F इंटू V का प्रोडक्ट, तो ऑप्शन आपको दिखा F इंटू V विल बी 3। नेक्स्ट Question number 12. Two equal capacitors are first connected in parallel and then in series. The ratio of their equivalent capacitance in the two cases will be. देखिए अगर equivalent कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किए तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग C1 प्लस C2 के बराबर, तो ये आ जाएगा 2C0, दोनों सेम है। और सीरीज की बात करें तो ये हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 के बराबर, दैट इज C0 डिवाइडेड बाई 2। फिर इन दोनों का रेशियो पूछा है पैरेलल और सीरीज का, तो पैरेलल है 2C0, सीरीज है C0 बाई 2, तो ये आ गया 4:1, तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट The next question, question number 13. The weight of a body at the surface of Earth is 100 Newton. The weight of the body at an altitude of 9600 km above the Earth's surface is given the radius of the Earth. देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी altitude पे acceleration due to gravity जो vary करता है g dash will be equal to g times of r plus r divided by r plus h का whole square. तो g dash will be equal to g, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट किए, दे रखा है 6400 डिवाइडेड बाई 6400 प्लस 9600 किलोमीटर ऊपर से कट हो गया तो स्क्वायर आ गया। g टाइम्स आप इसको लिख सकते हैं 6400, ये आ जाएगा आपके पास 16,000 का ये होल स्क्वायर, 2 0 इससे कट हो गया, तो क्या इसको लिख सकते हैं g टाइम्स ऑफ, ये आपके पास बचा 64 डिवाइडेड बाई 160 का होल स्क्वायर। तो क्या इसको हम लोग 8 से कट कर दे तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई ये हो गया 20 का होल स्क्वायर। क्या इसको फिर अगेन हम लोग 4 से कट करें ऊपर नीचे तो g डैश आ गया g टाइम्स ऑफ, ये 4 से कट किए तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 5 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो mg डैश विल बी इक्वल टू mg टाइम्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 25। ये आ गया आपके पास न्यू वेट किसी हाइट पे, जबकि ये दे रखा है गिवन यहाँ पे वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये वैल्यू आपको दे रखा है 100 इंटू ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आ गया आपके पास 16 न्यूटन के बराबर। तो W डैश हो गया 16 न्यूटन, तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात है तो टोटल चार्ज कंजर्वेशन, तो Q बराबर हम लोग जानते हैं जितना भी चार्ज होता है वो इनिशियल और फाइनल फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो Q इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू Q फाइनल। सेकंड बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रिलेटेड प्लस माइनस एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। टू टाइप्स ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करता है। चार्ज की पोलैरिटी की बात करें तो आइदर इसका नेचर पॉजिटिव होगा, आइदर इसका नेचर नेगेटिव होगा। तो एक ही ऑप्शन दिखा सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, ये होगा गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। In the wave equation y is equal to 0.8 sin 2 pi by lambda 300t minus 2x meter, the velocity of the wave will be x in meter और t in second में। तो स्पीड यानी वेलोसिटी ऑफ वेव की बात करें तो ये ओमेगा बाई के, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये आपके पास लिखा होता है ओमेगा जो कि t के साथ में 3 और ये x के साथ में लिखा हुआ टर्म होता है k, और k को हम लोग बोलते क्या, ये प्रोपगेशन कांस्टेंट है जिसका वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 2 के बराबर। तो v यानी स्पीड आ गया आपके पास 150 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अगेन थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द कंटेस्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है एक्चुअल में वो मेजरमेंट होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का, जिसको लिखते हैं हम लोग EV0, जो कि डिपेंड करता है ओनली फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर, यानी कि ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। A thin circular ring of mass m and radius r is rotating about its axis with an angular speed of omega। पहला ये स्टेटमेंट यहाँ पे बना लेते हैं। एक रिंग है जो अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, जिसका मास m रेडियस r दे रखा है और ये रिंग है, ऐसा स्टेटमेंट बोला गया। सेकंड स्टेटमेंट, द टू पार्टिकल्स हैविंग मास m/2 ईच आर नाउ अटैच्ड एट द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। इसका मतलब अगर इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है ये रिंग, तो डायमेट्रिकली अपोजिट कोई 2 पॉइंट ले लिए जिस पॉइंट के बीच में 2 पार्टिकल m/2 मास का यहाँ पे प्लेस कर दिया गया, यानी कि इसका भी मास आपको दे रखा है m/2 के बराबर, 2 पार्टिकल, जिसका यहाँ से इसके सेंटर से डिस्टेंस हो गया r के बराबर, रेडियस r के बराबर। तो बोल रहा है कि जैसे इसको प्लेस किए तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, कि अगर एंगुलर स्पीड क्या होगा रिंग का। अब तो देखिए हम लोग जानते हैं चूंकि यहाँ पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क क्या है 0, अगर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा कांस्टेंट। इट मीन्स चूंकि रोटेटिंग फेज में तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा। इनिशियली बात की पार्टिकल नहीं था, सिर्फ रिंग था, तो अपने एक्सिस के अबाउट तो mr² उस केस में ओमेगा दे रखा है। सेकेंड केस में जब इसके पास 2 पार्टिकल और अटैच हो गए तो पहले खुद का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट तो आ गया mr², और लेकिन इसी एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का डिस्टेंस तो I इक्वल टू जानते हैं mr², तो मास है m/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पार्टिकल का r। तो यहाँ पे कितने पार्टिकल, 2 पार्टिकल हैं जिनका मास दे रखा है आपको m/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r², तो लिख लिए mr² इंटू ये आ गया ओमेगा डैश। अगर इसको फिर से जरा सा रिजॉल्व किए तो ये आ गया mr² इंटू ओमेगा, ये हो गया अब 2 से 2 कट हो गया तो 2 टाइम्स ऑफ mr² इंटू ओमेगा डैश, mr² कट हो गया तो यहाँ से ओमेगा डैश आ गया, न्यू एंगुलर स्पीड विल बी इक्वल टू ओमेगा/2। तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट बेस्ड। फर्स्ट, द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक बिकम्स पैरामैग्नेटिक। ये भी हम लोग जानते हैं, कई बार इस चीज़ को डिस्कस भी किया गया कि अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस में टेम्परेचर तो वाई एक्सिस में यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी कि काई एम दे रखा है। आप ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम के बीच का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा वेरिएशन देखने को मिलता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू किया, यहाँ से 0 इंक्रीज करना शुरू किया, वो पहुँच गए क्यूरी टेम्परेचर तक। तो उससे पहले बिफोर क्यूरी टेम्परेचर ये बिहेव करता है एज ए फेरो, और आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर यही फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट हो गया। एट हाई टेम्परेचर द डोमेन वॉल एरिया फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेज। ये तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे टेम्परेचर को राइज करेंगे तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और डिसइंटीग्रेट होकर क्यूरी टेम्परेचर के पास पहुँचने पर टेम्परेचर के तो डिसइंटीग्रेट होकर
इलेक्ट्रिकल डोमेन अब इसके फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को रिड्यूस करा के बना देता है पैरा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे कैसा हो गया फॉल्स, तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 3 blocks of masses m1, m2 and m3 are connected by a massless string as shown in the figure on a frictionless table. They are pulled with a force of 60 Newton. If m1 का मास दे रखा है, m2 m3 दे रखा है, then find the tension T1 will be। अगर देखिए यहाँ पे इस पूरे को एक सिस्टम माना जाए तो इस सिस्टम में लगने वाला ये फोर्स कैसा हो गया एक्सटर्नल, तो ये सिस्टम पूरे एक कॉमन एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करें। तो सबसे पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू होता है यहाँ पे नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो नेट ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो ये 60 न्यूटन डिवाइडेड बाय टोटल मास, यहाँ पे m1 प्लस m2 प्लस m3, चूंकि सिस्टम के ये तीनों पार्ट हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3, तो हो गया 60 डिवाइडेड बाई मास पुट किया m1 का 12 है प्लस m2 का दे रखा है यहाँ पे 10 है प्लस m3 यहाँ पे 8 है, तो ये आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज ये 30 हो गया। जैसे ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया तो पूछा द टेंशन T1 एक्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ m3 के भी लिए। तो अगर हम लोग m3 के यहाँ पे BD की बात करें तो यहाँ पे टेंशन हो गया आपके पास T1, ये है इसका ब्लॉक का मास है m3, ये भी ये सिस्टम, अगर ये सिस्टम का पार्ट है तो एक कंडीशन होगा कि जो एक्सेलरेशन सिस्टम का होगा वही एक्सेलरेशन हर एक ब्लॉक का होगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन वही होगा जो सिस्टम का, दैट इज 2। तो इस केस में T1 विल बी इक्वल टू m3 इंटू ए ऑफ सिस्टम, दैट इज m3 का मास आपको दे रखा है 8, ये 8 हो गया और इसका 2, तो ये आ गया 16 न्यूटन के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 20. A silver wire of radius 0.2 cm carries a current of 8 ampere. If the charge density in silver is 4 into 10 power 8 per meter cube, the drift velocity. तो देखिए किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट तो I इक्वल टू NEA/VD के बराबर, जहाँ पे VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो VD विल बी इक्वल टू I डिवाइडेड बाई N इंटू E इंटू A। तो इसको लिख सकते हैं I डिवाइडेड बाई N इंटू E इंटू पाई R स्क्वायर, चूँकि क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कैसा है सर्कुलर, यहाँ पे दे रखा है सिल्वर वायर है, तो जो भी क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा। तो VD का वैल्यू आ गया यहाँ पे, I दे रखा है आपको 8 एम्पियर, तो 8 लिखे, N का वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर 28, और इसका वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 10 टू द पावर -19 के बराबर, इंटू पाई की वैल्यू पुट किया और R दे रखा है आपको 0.2 सेंटीमीटर, तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करके स्क्वायर लिख लिए। तो इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे वैल्यू आ गया VD का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन आपको दिखा फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 21. What happens to the acceleration due to gravity with the increase in altitude from the surface of the earth? Again हम लोग किसी altitude पे बात करें तो acceleration due to gravity will be equal to G times of R plus R divided by R plus H का होल स्क्वायर। अगर आपने इसको इंक्रीज किया तो G डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा डिक्रीज, तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट Question number 22. An object is placed at a distance of 20 cm from a convex mirror of focal length 30 cm. Convex mirror है तो focal length इसका पॉजिटिव, तो प्लस का 30 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो u इक्वल टू माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर, बिकॉज अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कॉन्वेक्स लेंस ऐसा बना लिए यहाँ पे, इस कॉन्वेक्स लेंस के यहाँ पोल से कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया गया जिसका ये डिस्टेंस दे रखा है आपको u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ है वो प्लस का 30 सेंटीमीटर। पूछा इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, ये पूछा गया आपसे। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/1 इक्वल टू 1/f, या फिर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं v इक्वल टू uf/u माइनस f। इस फार्मूला का यूज करने से आपको इन्वर्ट करने में कभी कभी गलती हो जाती है, तो वो नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट किए विद साइन, तो ये दे रखा है -20, ये दे रखा है प्लस का 30 डिवाइडेड बाई u का वैल्यू -20, और ये वैल्यू दे रखा प्लस का 30। इसको और सॉल्व किए तो -20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई ये दिखा आपको -50, तो ये इससे कट हो गया, तो ये वैल्यू माइनस, देखिए एक माइनस से माइनस कट हो गया, 0 से ये कट हो गया, ये 5 6 30 हो गया, तो ये आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको 4।
रिमेंबर यहाँ पे V पॉजिटिव होता है, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ रिजिड डायटोमिक, ध्यान दीजिएगा रिजिड है, अगर ये नॉन रिजिड होता तो इसके पास ट्रांसलेशनल यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल तीनों होता, कब, जब ये नॉन रिजिड डायटोमिक गैस होता। लेकिन इस केस में चूंकि रिजिड डायटोमिक है तो यहाँ पे ये वाइब्रेशनल ना होगा, सिर्फ इसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 ट्रांसलेशनल और 2 यहाँ पे रोटेशनल मिलके बना देगा 5। इंटरनल एनर्जी की बात किया तो हम लोग जानते हैं वो लिखते हैं NFRT डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है और ये RT डिवाइडेड बाई 2, तो U आपके पास आ गया 5 RT डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, जैसे स्टेशनरी बोल दिया तो हम लोग जानते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो यूनिफॉर्म स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर, F इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B। और जैसे आपने स्टेशनरी कर दिया तो वेलोसिटी क्या कर दिया इसका 0, जैसे वेलोसिटी 0 हो गया तो फोर्स क्या हो गया 0, जब फोर्स 0 हो गया तो ना ही ये डिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पे रिमेन्स स्टेशनरी बना रहेगा, तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, coefficient of linear expansion of brass and steel rods are alpha 1 and alpha 2. Length of the brass and steel rods are L1 and L2 respectively. If L2 minus L1 is maintained same at all temperatures, which one of the following relations holds good? देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक आपके पास रॉड ऐसा दे रखा है और दूसरा रॉड यहाँ पे डिफरेंस ले लिए, ये देखिए ऐसा कुछ, इन दोनों के बीच लेंथ का डिफरेंस, अगर इसका लेंथ यहाँ पे L1 है, इसका लेंथ यहाँ पे L2 है, तो ये लेंथ का जो डिफरेंस आया उसको लिख ले रहे हैं S1 विल बी इक्वल टू L2 माइनस L1। अब क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर अप्लाई किए इंक्रीज करके तो इसके लेंथ में देखिए चेंजिंग आ गया। अब इसका लेंथ हो गया L1 डैश, तो इसका लेंथ हो गया यहाँ पे L2 डैश, लेकिन कब, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मान लीजिए अगर ये टेम्परेचर थीटा पे था तो इसको हम लोग लिख रहे हैं थीटा प्लस डेल्टा थीटा पे टेम्परेचर राइज कराने पे, यानी कि इस केस में जो लेंथ का डिफरेंस आया उसको S2 लिख रहे हैं, वो हो जाएगा L2 डैश माइनस ऑफ L1 डैश। जहां पर L1 डैश की बात करें तो L1 डैश किसके बराबर हो जाएगा, विल बी इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा के बराबर, और L2 डैश की बात करें तो ये हो जाएगा L2 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा के बराबर। और बोल रहा है कि यहाँ पे इस कंडीशन दे रखा है कि S1 इक्वल टू S2 है, तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिए, L2 माइनस L1 विल बी इक्वल टू L2 डैश माइनस L1 डैश, दैट इज L2 माइनस L1 विल बी इक्वल टू L2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा थीटा माइनस टाइम्स ऑफ L1 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा थीटा। इसको और सॉल्व किए तो आ गया L2 माइनस L1 एक साथ लिखे प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा दिखा, विल बी इक्वल टू L2 माइनस L1, ये इससे कट हो गया और तो ये रिजल्ट इधर आ गया, तो L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा, दोनों तरफ से डेल्टा थीटा कट हो गया, तो L2 अल्फा 2 विल बी इक्वल टू आ गया L1 अल्फा 1, तो ऑप्शन दिखा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर कॉइल ऑफ 1/π हेनरी एट 50 हर्ट्ज। देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो एक्सएल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल विल बी इक्वल टू 2πfl, तो एक्सएल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2π, फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको 50 हर्ट्ज, लेकिन यहाँ पे इंडक्टर जो है इंडक्टेंस दे रखा है 1/π, तो ये आ गया आपके पास 100 ओम के बराबर, पाई से पाई कट हो गए, तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट the length of the wire is increased by 4% by applying a load of 8 kg weight. What is the linear strain produced in the wire? अगर हम लोग यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, और इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव चेंज इन द लेंथ, और वही आपको दे रखा है कि इंक्रीज बाय 4%, तो इसी की वैल्यू को दे रखा है 4%, यानी 4/100 के बराबर, तो ये वैल्यू आ गया 0.04 के बराबर, तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट
Question number 28. The normal magnetic flux passing through a coil changes with the time according to the equation phi is equal to minus 9t square plus 6t plus 4. What is the magnitude of induced current at t is equal to 2 second and resistance of 15 ohm के बराबर. तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम फैराडेज लॉ से induced EMF will be equal to minus n times of d phi by dt, जहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है, तो यहाँ पे induced current will be equal to induced EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. ये दे रखा माइनस टाइम्स ऑफ d बाई dt और फाई का वैल्यू दे रखा है माइनस ऑफ 9t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस r के. तो यहाँ से फिर से इसको सॉल्व किए तो आई ऑफ इंड्यूस करंट मिल गया माइनस माइनस देखिए क्या हो जाएगा प्लस, बिकॉज जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 18t और माइनस यहाँ से प्लस और 6t बचेगा. तो ये आ गया आपके पास 18t और ये आ गया प्लस आपके पास 6 के बराबर माइनस 18t. एक बार लिख लेते हैं माइनस टाइम्स ऑफ 18t माइनस का और प्लस ऑफ 6 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 15 ओम के बराबर और t का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 2 सेकेंड. तो ये हो गया माइनस का माइनस 18 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 15. इसको और सॉल्व किए माइनस ये हो गया 18 तो 36 और प्लस 6 किए तो ये आ गया माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज प्लस का 2 एम्पियर. तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड. नेक्स्ट question number 29, assertion and reason based. A particle strikes head on with another stationary particle such that the first particle comes to rest after collision. The collision should necessarily be elastic. देखिए यहाँ पे ये तो बोला गया कि पार्टिकल है एक स्टेशनरी पार्टिकल से स्ट्राइक तो किया, लेकिन यहाँ पे मास के बारे में नहीं बोला गया कि दोनों का मास क्या होगा सेम और ये E बराबर 1 हो तब यहाँ पे ये अगर स्टेशनरी है तो अपने स्पीड को ये इंटरचेंज कर लेता है, यानी कि ये 0 हो जाएगा तो ये उसी स्पीड से चलना शुरू कर देगा जो इसका गिवन स्पीड था. लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का मास सेम हो. यहाँ पे वो चीज़ मेंशन नहीं किया गया तो असर्शन तो यहाँ पे फॉल्स हो गया. इन इलास्टिक कोलिजन देयर इज ए लॉस ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ये तो रॉन्ग है, चूंकि किसी भी कोलिजन की बात करें चाहे वो इलास्टिक हो या इलास्टिक हो वहाँ पे मोमेंटम क्या होता है कंजर्व. तो रीजन भी यहाँ पे क्या हो गया रॉन्ग. तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. Next, question number 30. If the focal length of the object lens is increased, the magnifying power microscope और टेलीस्कोप के बारे में बात किया गया. तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टेलीस्कोप के लिए. टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है m विल बी इक्वल टू FO डिवाइडेड बाई FE. और वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है वो m विल बी इक्वल टू L डिवाइडेड बाई FO 1 प्लस D डिवाइडेड बाई FE, यानी कि मैग्निफिकेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा FO और 1 अपॉन FE के. अब बोला गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज किया गया, इसको इंक्रीज किया गया तो मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर जो होगा वो टेलीस्कोप का क्या होगा इंक्रीज करेगा, लेकिन इसके इंक्रीज करने से माइक्रोस्कोप का डिक्रीज करेगा. तो ऑप्शन दिखा आपको 4. Next, question number 31. A small metal sphere of radius A is falling with a velocity v through a vertical column of a viscous liquid. If the coefficient of viscosity of the liquid is eta, then the sphere encounters an opposing viscous force. यही तो स्टोक्स लॉ कहलाता है और स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो विस्कस फोर्स होता है Fv विल बी इक्वल टू 6 पाई नीटा r इंटू वी के बराबर, जो कि यहाँ पे दे रखा है 6 पाई नीटा r की जगह पे रेडियस a है और यहाँ पे स्पीड v दे रखा है. तो ऑप्शन आपको दिखा है यहाँ पे 3. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.004031. तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद में अगर यहाँ पे जीरो कोई भी नॉन डिजिट से पहले जितने भी जीरो होते हैं वो सब के सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन बिटवीन द टू नॉन डिजिट के बीच पे जीरो जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता है. तो आपके पास बचा कितना ये 1 2 3 4. तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4 यानी सेकेंड होना चाहिए जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4. नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 33, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखा है, इसको m मान लेते हैं, इस पॉइंट को n मान लेते हैं और सर्किट दोबारा रीड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट ए तो ये भी पॉइंट ए होगा, और ये पॉइंट बी तो ये भी पॉइंट बी होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या किया, 4 आर्म बना लिया, ऐसे 4 आर्म इसको ड्रॉ कर लिए, ऐसा कुछ बना लेते हैं पहले से ही। ये ए और ये बी ले लिए, ये पॉइंट है आपके पास ए, ये पॉइंट है आपके पास बी। तो ए से एम के बीच में, तो इस पॉइंट को एम बोल दे रहे हैं, इस पॉइंट को एन बोल दे रहे हैं। ए से एम के बीच में 20 ओम, तो ये आ गया आपके पास 20 ओम। ए से एन के बीच में, ए से एन के बीच में 30 ओम, तो इसको लिख लिए 30 ओम, इन दोनों का काम हो गया। बी से एम, बी से एम चले तो ये आ गया आपके पास 20 ओम के बराबर, और बी से एन चले तो ये आ गया आपके पास, ये पॉइंट बी है तो बी से एन के बीच में 30 ओम आ गया, और एम और एन के बीच में आ गया यहाँ पे 40 ओम के बराबर। अब देखिए क्या ये व्हीटस्टोन टाइप का दिखा, क्योंकि ये पी है ये क्यू है, तो पी और क्यू का रेशियो 20:21 आ गया, आर और एस का रेशियो 30:30 आ गया यहाँ पे 1। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बना। जैसे ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बना तो आपके पास देखिए यहाँ पे ये दोनों, ये यहाँ से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। सीरीज में आने के बाद इनका जो इक्विवेलेंट दिखा, और वो आ गया आपके पास 20 + 20 40 ओम के बराबर, और 30 + 30 ये भी आ गया आपके पास 60 ओम के बराबर, जबकि ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी, ये हो गया 60 ओम के बराबर। अब दोनों पैरेलल में है, जैसे ही पैरेलल में आ गए तो पैरेलल में आर ए भी लिखेंगे, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, तो 40 × 60 डिवाइडेड बाई 40 + 60, तो ये हो गया 40 × 60 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया आपके पास 24 ओम के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन फॉर द secondary maxima due to diffraction at a single slit of width 0.6 mm using light of wavelength 6000 angstrom। यानी हम लोग यहाँ पे जस्ट फार्मूला बेस अगेन क्वेश्चन की फॉर ए सेकेंडरी वेव, यानी कि सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं 2n+1 × λ/2 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ये a लिखे इंटू साइन ऑफ थीटा लिखे विल बी इक्वल टू 2। यहाँ पे सेकंड बोला गया तो n की जगह पे 2 लिख लिए, 2+1 × λ/2 विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ λ/2। तो यहाँ से आपसे पूछा गया अगर यहाँ पे थीटा स्मॉल हो तो हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन थीटा होता है थीटा के बराबर, तो थीटा विल बी इक्वल टू 5 × लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 × ए, सारी वैल्यूज को पुट किए 5। लैम्डा आपको दे रखा है यहाँ पे 6000 एंगस्ट्रॉम, तो लिख लिया इसको 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 2 लिखे, और यहाँ पे स्लिट्स के यानी विड्थ जो दे रखा है वो 0.6 इंटू 10⁻³ के बराबर। तो जब इसको सॉल्व किए तो ये आ गया आपके पास 2.5 इंटू 10⁻³ रेडियन के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको 4। Question number 35, the number of alpha particles and beta particles respectively emitted in the reaction। तो यहाँ पे यार ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के लिए जस्ट एक फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर ये आपके पास पेरेंट न्यूक्लियाई है तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल का एमिशन हुआ जो कि हम लोग जानते हैं 2He4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ, तो जिसको लिखते हैं हम लोग Z-2, या फिर यहाँ पे लिख ले रहे हैं इसको चेंज करके, इस डॉटर न्यूक्लियाई को हम लोग लिख लेते हैं ये Z- हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इसको लिख ले रहे हैं A'। अब यहाँ पे चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो या बीटा पार्टिकल, उन दोनों के बारे में एक साथ हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फा कामा बीटा दोनों लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बीटा पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल A' यहाँ पे चेंज है यहाँ पे मास नंबर का, और यहाँ पे ये दे रखा है चेंज इन एटॉमिक नंबर के बराबर। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें नंबर ऑफ ये अल्फा पार्टिकल का फार्मूला, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग A-A' डिवाइडेड बाई 4 के बराबर। A आपको दे रखा है यहाँ पे 200, ये लिखे हम लोग 200 माइनस 168 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 32 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 8 के बराबर। यानी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विल बी 8। तो ऑप्शन है तो फर्स्ट होगा, या तो सेकंड होगा, या तो थर्ड होगा, फोर्थ नहीं हो सकता यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल की बात करें तो नंबर ऑफ
बीटा पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसको अल्फा लिख ले रहे हैं, यही नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है, फिर माइनस साइन z माइनस z डैश के बराबर, यानी कि जहाँ पे एटॉमिक नंबर का डिफरेंस, तो इसको लिखे 2 इंटू ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आया आपके पास 8 माइनस z डैश आपको दे रखा है 92, ये है 92 माइनस ये दे रखा आपको 80 के बराबर, ये 80 हो गया, तो ये आ गया 16, ये दिखा आपको -12, तो ये आ गया 4, यानी नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल 4, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 8, तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट Question number 36. What is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius r at the lowest point so that the can complete the circular loop? ये जानते हैं, जस्ट ये थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे सेंटर से इसका c रेडियस r लिखा है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, तो लोवेस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो √5g/r के बराबर, नहीं तो उससे अगर ग्रेटर देन होगा तो ये पार्टिकल जिसका मास m ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ फॉर एनालिसिस ऑफ करंट एट अ जंक्शन इन ए सर्किट इज बेस्ड ऑन, देखिए किसी भी जंक्शन पे, सपोज इस जंक्शन पे जो आने वाला करंट है वो होता है इक्वल टू जाने वाले करंट के बराबर। ऐसा हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में बात करते हैं, जो कि बेस्ड होता है, यानी कि I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3, इट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, तो ऑप्शन दिखा आपको फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। A body presses a book against the front wall such that the book does not move। सबसे पहले यहाँ पे इस बात को बना लेते हैं कि यहाँ पे बुक है, इसको प्रेस किया जा रहा है किसी फोर्स F से, जिसका मास यहाँ पे m है, और ये फॉल नहीं कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द बुक, अगर हम लोग इस वॉल के लिए यानी इस बुक के लिए बात करें, तो इस बुक के ऊपर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो होगा इस पे mg के बराबर। ये एक्सटर्नल फोर्स जिसको मोशन प्रोवाइड कराएगा, जिसके से स्लिप करना चाहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ना स्लिप करे तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करने के लिए लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि ये स्लिप ना करेगा, तो ऑप्शन दिखा आपको 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर इंडक्टर सर्किट, देखिए हम लोग यहाँ पे एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर विल बी इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई के बराबर। चाहे आपके पास यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट हो या फिर प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। प्योर इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट के लिए बात करें तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट यहाँ पे कितना दिखता है आपको 90 डिग्री, आइदर लीड आइदर लैग, तो जिसकी वजह से कॉस फाई यहाँ पे हो जाएगा 0 के बराबर, तो एवरेज पावर दिखेगा आपको यहाँ पे 0 के बराबर, तो ऑप्शन आ गया आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द फोर्थ ओवरटोन, ध्यान दीजिएगा फोर्थ ओवरटोन की बात किया है, तो नंबर ऑफ ओवरटोन्स अगर फोर्थ है तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स यहाँ पे कितना होगा 5th, चूंकि यानी कि नंबर अगर n हार्मोनिक है तो n-1th ओवरटोन होता है। इन केस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो nth यहाँ पे अगर हम हार्मोनिक्स हैं तो एक इससे कम nth हार्मोनिक्स हैं तो n-1th ओवरटोन होगा, n-1th ओवरटोन। तो यहाँ पे अगर फोर्थ ओवरटोन है, देखिएगा फोर्थ ओवरटोन है, तो इट मीन्स यहाँ पे 5th हार्मोनिक्स फॉर्म होंगे। अगर ये 5th हार्मोनिक है तो यानी कि नंबर ऑफ लूप्स आपको कितना मिलेगा, देखिए कुछ ऐसा, यानी 5th, यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th, एक और यहाँ पे जाएगा, तो इसको देखो और विड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, तो यहाँ से नंबर ऑफ हार्मोनिक्स यहाँ पे दिखेगा, ये 1st, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, तो ये 5th आ गया आपके पास यहाँ पे। ये देखिए नंबर ऑफ हार्मोनिक्स यहाँ पे मिल गया, तो किसी भी स्ट्रेच स्ट्रिंग के बीच की बात हो गई। अगर यहाँ पे फंडामेंटल के बीच की बात करें, ऐसा फंडामेंटल के बीच की बात करें
तो देखते हैं यहाँ पे 2 नोड मिलेगा आपको और यहाँ पे एक एंटी नोड मिलता है, यानी एक लूप होगा तो 2 नोड एक एंटी नोड। ऐसे आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हो गए 5, तो नंबर ऑफ लूप्स मिला आपको यानी कि 5 के बराबर। तो नंबर ऑफ लूप्स भी यहाँ पे हो गया 5 के बराबर, जिसमें अगर नंबर ऑफ लूप्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एंटी नोड्स होंगे। तो एंटी नोड्स तो आ गया यहाँ पे 5 के बराबर, चूंकि आप देख रहे हैं, लेकिन एक नोड यहाँ पे ज़्यादा होगा तो एक नोड ज़्यादा होने की वजह से तो 5 + 1 यानी हो जाएगा 6 के बराबर। पूछा आपसे कि नोड और एंटी नोड, तो दिखा आपको 6 और 5, तो ऑप्शन आ गया 4। नेक्स्ट Question number 41. A solid cylindrical conductor of radius r is carrying a constant current across its cross sectional. The plot of the magnitude of magnetic field B with the distance d from the center of the conductor is correctly represented as। देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक आपके पास ये कंडक्टर है जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ये इसका रेडियस अगर r के बराबर है तो करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में, यानी ये सॉलिड के केस की बात हो गई, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एम्पियर लूप की बात करते हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अगर बी इन साइड की बात करें तो आ जाएगा आपके पास μ0 I × d डिवाइडेड बाई 2πr² के बराबर। बी सरफेस पे बात करें तो ये आ जाएगा μ0 I, d की जगह पे r हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 2πr के बराबर। और बी अगर आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड द एम्पियर लूप की बात करेंगे तो यह आ जाएगा μ0 I d डिवाइडेड बाई 2π × स्मॉल r के बराबर। वही स्मॉल r को यहाँ पे बोला गया स्मॉल d के बराबर, तो ये हो जाएगा 2πd के बराबर। तो देखिए यहाँ पे प्रोपोर्शनल दिखा, प्रोपोर्शनल तो ये 0 हो गया, कांस्टेंट है यहाँ पे ये, तो ऑप्शन आपको दिखा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इफ अ पार्टिकल मूव्स विद एन एक्सेलरेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन कांस्टेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन का। देखिए एक पार्टिकल यहाँ पे, इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है जबकि ये मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। ये देखिए ऐसे ए सेंट्रीपिटल ऑलवेज एक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर, जबकि ये मूव कर रहा है स्पीड v से। डायरेक्शन बदल रहा है तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी तो यहाँ पे चेंज होगा लेकिन एक मैग्नीट्यूड इसका क्या है कांस्टेंट। उसी मैग्नीट्यूड को हम लोग बोलते क्या है स्पीड, तो ओनली स्पीड दिखेगा इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। In a Young's double slit experimental arrangement, the light used highest wavelength 6000 angstrom. The slit separation is 1.6 millimeter and slit to screen distance is 1.2 meter. What is the width of the fringes produced on the screen? तो fringe width की बात करें तो बीटा will be equal to lambda d divided by d के बराबर। वेवलेंथ आपको दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 10 to the power -10 लिखे। d दे रखा है सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट है 1.2 मीटर, जबकि सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स दे रखा है 1.6 mm के बराबर, तो ये हो गया -3। तो जब इसको यहाँ पे सॉल्व किए तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 0.12 mm के बराबर। देखिए इसको कट कर और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 6 × 10 to the power ये 3, तो ये बचा आपके पास -4, ये आ गया 12 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको और सॉल्व किए तो 6 × 10 to the power -4 इंटू ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई ये हो गया 4। अगर 3 डिवाइडेड बाई तो ये 18 डिवाइडेड बाई 4, 18 डिवाइडेड बाई 4 की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 4.5 के बराबर, यानी कि और ये -4 है तो इसको लिख सकते हैं 0.45 mm के बराबर, तो ऑप्शन आपको दिखा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 बॉडीज ऑफ मास कैपिटल M एंड स्मॉल m, जहाँ पे कैपिटल M ग्रेटर देन स्मॉल m सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d इज। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 मास होता है, यानी कि अगर मास जितना ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास का पोर्शन उधर ही शिफ्ट करेगा। सपोज अगर आपके पास यहाँ पे ये एक पार्टिकल जिसका मास m1 है, एक दूसरा पार्टिकल 2 पार्टिकल सिस्टम है मास m2 है, मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ से पोजीशन है r1, इसका यहाँ से पोजीशन है r2, जबकि दोनों सेपरेटेड है किसी स्मॉल डिस्टेंस r पे। अगर r1 की बात करें तो जस्ट चूंकि इन्वर्स रेशियो होता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे m2 लिखते हैं, तो m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 सेपरेटेड बाई
R, और R2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई R, यानी सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट करेगा जिसका मास ज़्यादा होगा, तो क्लोजर टू द हैवियर बॉडी, ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फॉर एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइडियल बोल दिया गया, आइडियल का मतलब देयर इज नो लॉस, आइडियल मीन्स नो लॉस, नो लॉस हुआ तो इसका मतलब इसका एफिशिएंसी क्या हो गया 100% के बराबर, 100% के बराबर, और एफिशिएंसी होता क्या है भाई, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर का रेशियो, और एफिशिएंसी कर दिया यहाँ पे 100% के बराबर, तो यानी कि जितना आउटपुट कॉइल में पावर होगा उतना ही इनपुट कॉइल में पावर होगा, और जो कि होता क्या है V इंटू आई के बराबर। अगर स्टेप अप हुआ या स्टेप डाउन हुआ तो वोल्टेज अगर इंक्रीज तो करंट डिक्रीज, और अगर वोल्टेज डिक्रीज तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो पावर इन द कॉइल्स रिमेन कांस्टेंट, तो ऑप्शन विल बी 4। तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका डिस्कशन, और ये आज आपका लास्ट स्पॉट टेस्ट था। होप सो कि आपको सारे स्पॉट टेस्ट से बहुत सारी हेल्प मिली होगी। अगर आप इसी स्पॉट टेस्ट का अगर रिवीजन करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपने लैग किया, जहाँ जहाँ पे आपसे गलतियाँ हुई हैं, उन सारे पॉइंट्स को आपने कहीं ना कहीं स्टोर करके लिखा होगा। अगर उन सारे पॉइंट्स को इसी जो अभी आपके पास बहुत कम टाइम बच रहा है, यानी आप अप्रॉक्स 10 to 14 डेज़ के अप्रॉक्स में आप हैं नीट के एग्ज़ाम के टाइम पे, तो जहाँ जहाँ पे आपने गलतियाँ की उसी गलतियों को अगर आप यहाँ पे अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि वो गलती अब नीट के एग्ज़ाम में ना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन करने की यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम। 4 मई का दिन वो आपका है, और उस दिन ये दिन आपका, तो इतिहास आप लिखेंगे। वेरी 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 ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माई डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच।